Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are in good health. आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पावर एंड अथॉरिटी. बेसिकली हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे थे. जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का उसको डिस्कस किया था. और आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है एंड अदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज़ पावर एंड अथॉरिटी. अब हमने देखा है कि जो दो टर्म्स हैं पावर एंड अथॉरिटी की, ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हम लोग कर जाते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंट बिटवीन दीज टू टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पावर एक अलग चीज़ होती है और अथॉरिटी एक अलग चीज़ होती है. बेसिकली पावर जो है वो एबिलिटी होती है किसी चीज़ को कंट्रोल करने की, एंड अथॉरिटी जो है वो उस एबिलिटी को एक्सरसाइज करने का नाम है. ये इन दोनों चीज़ों में एक जो है डिफरेंस है. आपके पास पावर है, ठीक है, लेकिन उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए जो आपको दी जाती है अथॉरिटी उसको कहते हैं. जो आपको एक पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ बेसिकली अथॉरिटी. थोड़ा सा आगे हम इनको देख लेते हैं कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है और अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. What is power? पावर क्या है? The ability to control और इन्फ्लुएंस पीपल एंड रिसोर्सेज. अब वो कहते हैं कि पावर जो है वो उस सलाहियत का जिसमें आप दो चीज़ों को जिसके ज़रिए आप कंट्रोल करते हैं. सबसे पहले है जी आप पीपल लोगों को कंट्रोल करते हैं, एंड सेकंड थिंग इज़ रिसोर्सेज. जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उसमें आपके जो मैन रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज, आपके स्टेट रिसोर्सेज, ये सारे कुछ जो होते हैं इन दो चीज़ों को कंट्रोल करने का नाम पावर है. और एक और चीज़ इन्फ्लुएंस, कंट्रोल कर रहे हों आप और उसको इन्फ्लुएंस भी कर रहे हों एट द सेम टाइम, ठीक है. तो पावर उस सलाहियत का नाम है, उस एबिलिटी का नाम है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं. किस चीज़ को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते हैं? एक तो लोगों को और एक रिसोर्सेज को, ठीक है. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कि आपके पास एबिलिटी है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को और रिसोर्सेज को. सो इट इज़ सिंपली कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. बहुत ही आसान है. हम आगे पावर की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पावर होती हैं, कल्चरल पावर क्या होती है, मिलिट्री पावर इसी तरह से होती है, स्ट्रैटेजिक पावर होती है. पावर की बहुत सारी अकसाम है, लेकिन हमने सिंपली सबसे पहले देखना है कि पावर कहते किसको हैं. जिसको हम कहते हैं ना इस बंदे के पास बड़ी पावर है, ही इज़ वेरी पावरफुल. तो वो पावर है क्या? बेसिकली द पावर इज़ एबिलिटी to control and influence the people and the resources. ये इसकी सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट जो डेफिनेशन है पावर की वो ये है. Now moving towards the different concepts of power. पावर के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आता है सोशल पावर. अब हम देखते हैं कि सोशल पावर में क्या होता है. यूज़ ऑफ पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल हु हैव कंट्रोल ओवर हु बिकम्स और रिमेन्स अ डिसीजन मेकर. वो कहते हैं कि सोशल पावर में आप पावर को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि कौन जो है वो कंट्रोल करेगा और कौन जो है वो डिसीजन मेकर होगा. सो इन सोशल पावर आप अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं. यू आर यूजिंग योर एबिलिटी, यू आर यूजिंग योर पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए. लेकिन किस चीज़ के लिए? ये डिसाइड करने के लिए कि कौन जो है वो डिसीजन मेकर होगा. कंट्रोल को और डिसीजन मेकर कौन होगा.
आगे वो कहते हैं linked to political power, often trying to gain some advertisement for themselves, linked to cultural power, have social power because of the cultural icons, charismatic politicians, sports people, entertainers, academia. अब देखिए वो कहते हैं कि कौन लोग हैं जो सोशल पावर को यूज़ करते हैं। लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, एंटरटेनर्स हैं, एकेडमिक से रिलेटेड जो लोग हैं, एकेडेमिया के जो लोग हैं, वो ये लोग होते हैं जो सोशल पावर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सोशलाइज करने के लिए ख़ुद को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी पावर का, कल्चरल पावर। यूज सच पावर टू गेन एन एडवांटेज इकोनॉमिक और लीगल फॉर द ग्रुप। अब कहते हैं कि आप कल्चरल पावर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब आप पावर को इस्तेमाल करते हैं इस सेंस में कि आप जो है वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, कोई गेन चीज़ करना चाहते हैं, इकोनॉमिक गेन हो सकता है या लीगल गेन हो सकता है, लेकिन एक ख़ास इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे एक ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए, तो उस पावर को हम कल्चरल पावर कहते हैं। सो बेसिकली द यूज़ ऑफ पावर टू गेन सम काइंड ऑफ एडवांटेज दैट कुड बी इकोनॉमिक और लीगल, लेकिन किसके इंटरेस्ट के लिए, फॉर द ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो आप पावर यूज़ करते हैं वो नहीं, बल्कि एक ग्रुप के लिए ख़ास एडवांटेज लेने के लिए, पूरे एक ग्रुप को ख़ास एडवांटेज देने के लिए जो पावर यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल पावर। अब कल्चरल पावर की आगे उन्होंने एग्जांपल दी है कि कल्चरल पावर को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है। रिलीजियस बॉडीज़ जो हैं वो कल्चरल पावर को यूज़ करती हैं, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं वो कल्चरल पावर को यूज़ करते हैं, लॉबी ग्रुप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कल्चरल पावर को, दैट हैव एज देयर बेसिक, ठीक है, ये जो है जो डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स हैं, वेदर रिलीजियस, एथनिक या लॉबी ग्रुप्स, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो कल्चरल पावर को यूज़ करते हैं टू गेन सम एडवांटेज। अब वो एडवांटेज किस तरह का होता है, इकोनॉमिक एडवांटेज भी हो सकता है और लीगल एडवांटेज हो सकता है। सो बेसिकली द कल्चरल पावर इज़ यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप, नॉट बाय एन इंडिविजुअल। ग्रुप जो है उसमें भी इंडिविजुअल्स होते हैं नो डाउट, लेकिन ये किसी एक ख़ास ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए, ग्रुप को कोई इंटरेस्ट देने के लिए जो पावर यूज़ करता है ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल पावर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज़ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, इकोनॉमी को आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। हेल्ड बाय अ पर्सन और एंटिटी दैट हैज़ द मनी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटल टू इन्फ्लुएंस लॉ एंड डिसीजन मेकर्स। वो कहते हैं कि ऐसी पावर जो किसी एक ख़ास इंसान के पास हो या किसी एंटिटी या किसी के पास हो, किसी स्टेट के पास हो, ठीक है, उसके पास मनी हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हो, मशीनरी हो चीज़ों को बनाने की, कैपिटल हो उसके पास, टू इन्फ्लुएंस लॉ एंड डिसीजन मेकर, ठीक है, और ये चीज़ें किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, लॉ को एंड डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आप देखें जो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड है, चलिए हम सुपर पावर की एग्जांपल्स ले लेते हैं, हम जो इमर्जिंग पावर्स हैं इस टाइम वर्ल्ड की उनकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ रूलिंग द वर्ल्ड सिंस 1991 आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई है 1991 में, तब से जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को रूल कर रहा है। क्यों रूल कर रहा है? बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक पावर। उनके पास पैसा है, दे हैव मीन ऑफ प्रोडक्शन,
दे हैव कैपिटल, और उसके ज़रिए उन्होंने पूरी दुनिया को, और ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या जो अंडर डेवलप स्टेट्स हैं, पाकिस्तान जैसी, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स जैसी, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, और अपने इंटरेस्ट्स को जो है वो इन जो वीक स्टेट्स हैं इनमें अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर है। सुपर पावर ऐसे नहीं इमर्ज हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी आप चाइना की एग्जांपल देख लें, चाइना इज़ द इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। क्यों? पैसा है चाइना के पास, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी दुनिया की ट्रेड को, पॉलिटिक्स को। आप देखिए कि उसने किस तरह से ये ग्वादर पोर्ट सी पैक पाकिस्तान में बनाया है। चाइना कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो उनका इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसमें ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज़ आते हैं, और वो इसी तरह से पाकिस्तान जैसे, ग्वादर पोर्ट जैसे, सी पैक जैसे उन मुल्कों में भी जो है वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। और आप खुद देखिए इसमें कितना कैपिटल, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन क्यों चाइना ऐसे कर रहा है? इकोनॉमिक पावर गेन करने के लिए। उनको पता है कि अब जो है ये जो 21st सेंचुरी है, ये किस चीज़ का दौर है? ये इकोनॉमिक पावर का दौर है। जिस मुल्क के पास, जिसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसके पास पैसा होगा, वही जो है दुनिया को रूल करेगा। अब चाइना जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी वजह यही है, उनका सारा फोकस देखें इकॉनमी पे है। ठीक है, ऑल दो दे आर आल्सो डेवलपिंग देयर मिलिट्री नेवी, और इस टाइम चाइना की जो आर्मी है वो भी दुनिया में लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन स्टिल दे आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक जो उनकी पावर है उस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक पावर। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, हमने पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एग्जाम्पल देखी है, उसके बाद हमने चाइना की एग्जांपल देखी है कि चाइना किस तरह से जो है वो वर्ल्ड पावर इमर्ज हो रहा है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ज़रिए, इकोनॉमिक पावर गेन करते हुए। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, इकोनॉमिक पावर। अब जो इकोनॉमिक पावर है उनके पीछे जो हिडन पर्पस होता है, दैट इज़ आल्सो टू गेन द पॉलिटिकल एंड लीगल एडवांटेजेस। अब चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं, जब आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो आप ताकतवर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और इससे आप अपने पॉलिटिकल और जो लीगल मीन्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उनको भी पूरा कर सकते हैं। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी, जब आपके पास इकोनॉमिक पावर होगी, बेसिकली इकोनॉमिक पावर अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स द पॉलिटिकल एंड लीगल पावर। तो आपकी दुनिया में एक से होगी, ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी एक से होगी व्हेन यू हैव गेन इकोनॉमिक पावर। So ultimately economic power leads towards the gain of political and legal objectives, political and legal power. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पावर का पॉलिटिकल पावर। अभी हमने बात की है कि इकोनॉमिक पावर जो है इट लीड्स टूवर्ड्स द पॉलिटिकल पावर एंड लीगल पावर held by the person or group that is able to control the running and policy development of a decision making or controlling body। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर ऐसे इंसान या ग्रुप के पास होती है जो कंट्रोल करने के काबिल होता है किसी रनिंग बॉडी को, किसी पॉलिसी डेवलपमेंट को, किसी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल जो कर रहा होता है, उसके पास हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर है। ये जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं स्टेट्स की, इनके पास क्या होता है? इनके पास पॉलिटिकल पावर होती है। इनको पॉलिटिकली हमने पावर दी हुई होती है अवाम ने कि आप जो है वो इस मुल्क को बेस्ट इंटरेस्ट में नेशन के और इस मुल्क के, आप इस मुल्क को सर्व करें। ठीक है, सो ये जो पॉलिटिकल पावर है ये हमने उनको दी हुई होती है। अब इसमें हम एक और एग्जांपल कोट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट जो है वहाँ पे ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और रशिया है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक
ठीक है। ऑल दो बोथ है आर द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अपनी उस इकोनॉमिक पावर का फ़ायदा उठाते हुए दे आर ट्राइंग टू इन्हांस देयर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। हमें इसलिए वो पॉलिटिकली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्टिव नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर को भी बढ़ाना चाहते हैं वो। वंस यू हैव गेन अ पॉलिटिकल पावर, then each state, each individual try to maximize that political power। आपके पास एक दफ़ा political power आ गई है, किसी भी तरह की पावर आ गई है, whether it's economic, cultural और political, आपने वो पावर गेन कर ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? we will try to enhance, we will try to increase, maximize that power, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उससे जो है वो एडवांटेज लिया जा सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस पावर का फ़ायदा उठाया जा सके। इसलिए हम उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हमसे मुराद इंडिविजुअल्स या स्टेट। तो दिस इज़ काइंड ऑफ पॉलिटिकल पावर। सच पावर इज़ यूज्ड बाय फेवरिंग अ पर्सन इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब पॉलिटिकल पावर को वो कहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो 5 नेटो स्टेट्स हैं, जिनमें यूएस आ जाता है, रशिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, फ्रांस आ जाता है और यूके आ जाता है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास एक पावर है, उसको कहते हैं वीटो पावर। सो वीटो पावर कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अब दैट इज़ अ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वीटो पावर है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। हम देखते हैं कि अगर एक मुल्क जो है वो कोई रेजोल्यूशन देता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वीटो 5 में से जो वीटो 5 मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी स्टेट अगर उसको जो है उसके अगेंस्ट है, तो वो उसको क्या कर देते हैं, उसको वीटो कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और रेजोल्यूशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। सो दिस वीटो पावर इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल पावर विच इज़ हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाई? बिकॉज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो ये जो हम कहते हैं कि वीटो स्टेट्स हैं, तो बेसिकली ये जो वीटो की उनके पास पावर है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अल्टीमेटली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल पावर। यूनियन लीडर्स, स्कूल प्रोफेक्ट्स, अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो कम्युनिटीज़ चेयरपर्सन और पॉलिटिशियंस जो हैं, इनके पास भी पॉलिटिकल पावर होती है, जिसको वो टाइम टू टाइम जो है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी लीगल पावर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लीगल पावर। हमने देखा कि कल्चरल पावर क्या होती है, इकोनॉमिक पावर क्या होती है, पॉलिटिकल पावर क्या होती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ लीगल पावर। Where the person group has the ability and authority to create sanctions or inhibit the rights of others, whether a group or person can enforce its rights or create or apply the law। कहते हैं कि लीगल पावर में ये होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप के पास एबिलिटी होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है किस चीज़ की, कि वो सेंक्शंस, पाबंदियाँ लगा सकता है, ठीक है, दूसरों के इनहिबिटेड राइट्स पे, दूसरों के राइट्स पे आप पाबंदी लगा सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, अ पर्सन और अ ग्रुप कैन इन्फोर्स इट्स राइट्स, अपने राइट्स जो है उस पर इन्फोर्स कर सकता है, टू क्रिएट द लॉ को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे लीगल पावर में जो बेस्ट एग्जांपल आएगी वो स्टेट की आएगी। स्टेट हैज़ द लीगल पावर। किस तरह से स्टेट के पास लीगल पावर है? हम देखते हैं कि जो स्टेट है वो अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्या करने की कोशिश करती है, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। सो बेसिकली ये जो पावर है लीगल पावर, ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास है आपके।
उनके पास अथॉरिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और उसको जो है वो इन्फोर्स करें. अदर ग्रुप्स विदाउट genuine law making power but with political and economic power. Power of media and financial institutions to alert the law. अब यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने अगेन स्टेट इंस्टीट्यूशंस की हमने बात की है. पार्लियामेंट इज़ अ स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड कोर्ट्स भी जो हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं. पार्लियामेंट का क्या काम होता है? पार्लियामेंट का काम होता है लॉ मेकिंग करना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना आपके इदारे का काम है जिसको पार्लियामेंट का कहते हैं. और कोर्ट्स का क्या काम है? कोर्ट्स का काम उन कवानीन की तशरीह करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ जो है वो कोर्ट्स का काम है. और ये दोनों लॉ बनाना, कानून साजी करना और कानून को इंटरप्रेट करना बोथ आर इश्यूज ऑफ लीगल कंसर्न. और दोनों को कौन जो है वो देख रहे हैं? आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, पार्लियामेंट एंड कोर्ट्स. सो ये जो लीगल पावर है वो स्टेट के पास होती है और स्टेट ने किसको दी हुई है? अपने जो उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक लीगल पावर दी हुई है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए क्या करें? ऑर्डर को इन्फोर्स करने की कोशिश करें, कवानीन को इन्फोर्स करने की कोशिश करें और सही मायनों में इन्फोर्स करने की कोशिश करें. सो दिस इज़ लीगल पावर. पावर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने देखा है कि पावर है क्या. बेसिकली पावर जो है इट इज़ द एबिलिटी टू एबिलिटी टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द पीपल एंड रिसोर्सेज. अब हम उसमें उसकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर को डिस्कस किया है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अथॉरिटी, कि अथॉरिटी है क्या. अथॉरिटी इज़ द legitimate और एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ पावर. वो कहते हैं कि पावर को सिंपल वर्ड में जो है वो एक्सरसाइज करने का या एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ पावर को आप क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं. ठीक है. अब देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास पावर है लेकिन उनको स्टेट जो है वो अथॉरिटी दे रही है. अथॉरिटी क्या दे रही है? दैट यू हैव द लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज दैट पावर. दिस इज़ अथॉरिटी. पावर है आपके पास, सलाहियत है, काबिलियत है, लेकिन आप उस पावर को यूज़ एक्सरसाइज कब कर सकते हैं? व्हेन यू हैव अ लेजिटिमेट एक्सेप्टेबल राइट एंड दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी. अब जिस तरह से पावर की डिफरेंट टाइप्स थी, सिमिलरली अथॉरिटी हैज़ डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहले है कस्टमरी अथॉरिटी. अथॉरिटी टू वीड पावर एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिस्ट्री और ट्रेडिशन. कहते हैं कि कस्टमरी अथॉरिटी कस्टम से निकला है. बेसिकली ये वर्ड्स कस्टम्स मीन योर ट्रेडिशंस, योर हिस्ट्री. पावर को एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिस्ट्री या ट्रेडिशन जब हम देखते हैं या यूटिलाइज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कस्टमरी अथॉरिटी. हिस्टोरिकली मैन ओवर वुमेन. ठीक है. अब वो इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि हिस्टोरिकली हम देखते हैं शुरू से ऐसा चलता आ रहा है, ऐसे कस्टम्स और ट्रेडिशंस बने हुए हैं कि जो मैन है दे हैव अ अथॉरिटी, दे हैव अ पावर ओवर वुमेन. So this is customary authority. Often the customary authority जो है it is also recognized at common law. अब इसमें उन एग्जाम्पल दी हुई है कस्टमरी अथॉरिटी में. पेरेंट्स को जो है वो चिल्ड्रन पे होती है अथॉरिटी, एम्प्लॉयर्स को होती है एम्प्लॉयज़ पे, इसी तरह स्टेट को होती है अपने इंडिविजुअल्स पे अथॉरिटी होती है. अब स्टेट को इंडिविजुअल्स पे किस तरह से अथॉरिटी होती है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. ट्रैफिक वार्डन की हम एग्जांपल ले लेते हैं. आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट सिग्नल्स पे, डिफरेंट मुल्क की इम्पॉर्टेंट शहरों पे ट्रैफिक जो हैं वो वार्डन्स या ट्रैफिक सार्जेंट्स नज़र आते हैं. अब वो जब हम कोई ट्रैफिक रूल ब्रीच करते हैं तो दे स्टॉप अस. ठीक है. वो हमें स्टॉप कर लेते हैं, हमें रोकते हैं. हम क्यों रुक जाते हैं? हमें क्यों होता है कि जी वी शुड स्टॉप, हम निकल जाएं? नो, वी कैन नॉट डू दैट.
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस जो इंडिविजुअल है जिसको हम ट्रैफिक वार्डन कहते हैं, इसके पास एक अथॉरिटी है, ठीक है। इसको एक लेजिटिमेट अथॉरिटी दी हुई है। किसने दी हुई है? स्टेट ने दी हुई है, मुल्क ने दी हुई है। इस बंदे को अथॉरिटी दी हुई है कि अगर कोई इंडिविजुअल ट्रैफिक रूल को ब्रीच करता है तो ही हैज़ द अथॉरिटी टू स्टॉप हिम एंड टू पेनल्टी हिम। पेनल्टी किस फॉर्म में होती है? वो आपको चलान कर देते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द अथॉरिटी। अब उस जो इंडिविजुअल है, ट्रैफिक वार्डन है, उसके पास जो है वो अथॉरिटी है। और किसने दी हुई है? स्टेट ने दी हुई है। पावर है उसके पास, ठीक है, कि वो हमें रोक सकता है और उसको एक्सरसाइज कर सकता है। दिस इज़ अथॉरिटी, और उसको स्टेट ने दी हुई है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि इनडायरेक्टली स्टेट इज़ एक्सरसाइजिंग पावर एंड अथॉरिटी ओवर द इंडिविजुअल्स थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स. So basically this is customary authority. नेक्स्ट है जी स्टेटनरी अथॉरिटी. स्टेटनरी अथॉरिटी क्या होती है? हेल्ड बाय पर्सन्स एंड ऑर्गन्स दैट आर प्रोवाइडेड विद पावर, कस्टम एजेंसीज एंड टैक्स ऑफिसेज, ठीक है। अब जो कस्टम एजेंसीज होती हैं, टैक्स ऑफिसेज होते हैं, उनके पास जो एक पावर होती है कि वो हम पे टैक्स या ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, वो क्या होती हैं? स्टेटनरी अथॉरिटीज़ होती हैं। ये स्टेट ने दी हुई हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को पावर्स दी हुई हैं, ठीक है, कि आप अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ योर अथॉरिटी. सो दिस इज़ द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी. नेक्स्ट है जी कॉमन लॉ अथॉरिटी. अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू पर्सन एंड ग्रुप्स बाय द कोर्ट्स. अब पर्सनस और ग्रुप्स को जो कोर्ट की तरफ से अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, उसको कस्टमरी अथॉरिटी में हमने देखा, और दूसरी स्टेटनरी अथॉरिटी में देखा कि स्टेट इज़ प्रोवाइडिंग द पावर टू द ग्रुप्स एंड ऑर्गन्स. यहाँ पे कॉमन लॉ अथॉरिटी में कोर्ट्स, जो स्टेट की कोर्ट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट का, वो पर्सनस और इंडिविजुअल्स को अथॉरिटी दे रही हैं, उनको लेजिटिमेट राइट टू यूज़ पावर दे रही हैं. So this is common law authority. Employer once had common law authority to completely control the lives of employees. पुराने वक्तों में ऐसे होता था, वो कहते हैं कि जो ऑनर होता था उसके पास अथॉरिटी होती थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सके. द पोजीशन ऑफ मैन इन सोसाइटी, ठीक है, ये दूसरा उन्होंने जो एक डोमेस्टिक उससे ली हुई कॉन्टेक्स्ट से एग्जाम्पल ली हुई है कि किस तरह से जो हस्बैंड्स होते हैं या मैन होते हैं, दे हैव द अथॉरिटी ओवर देयर फीमेल्स, सॉरी ओवर देयर वाइफ्स. सो दिस इज़ अ कॉमन लॉ अथॉरिटी. और ये वो नीचे वाली जो एग्जाम्पल बताई है, इसको उन्होंने कहा है कि वंस मतलब एक किसी ज़माने में ऐसा भी होता था. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ डेलीगेटेड अथॉरिटी. Now what is delegated authority? Authority given to subordinate or lesser people or organ to make decisions or principles on their own behalf. वो कहते हैं कि ऐसी अथॉरिटी जो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, ठीक है, कि वो ऑन देयर ओन बिहाफ, अपने ओन पे दे कैन मेक decisions and principles, but that should be the in best interest of state and nation. ठीक है, हम ने एक कॉन्सेप्ट सुना हुआ है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का. बेसिकली ये भी उससे मिलता जुलता है कि आप अपने से जो नीचे के सब ऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, उनको आप क्या करते हैं? आप उनको अथॉरिटी दे रहे हैं कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट यू हैव the right, you have the authority to make decisions and principles and implement them. और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसके पास ये अथॉरिटी होती है जिसको हम डेलीगेटेड अथॉरिटी कह रहे हैं. यूज्ड टू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गन. अब ये अथॉरिटी किस लिए यूज़ होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, ताकि डिफरेंट लेवल्स पे जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट रहे और वो अच्छी तरह से परफॉर्म करती रहे.
सो दिस इज़ अ डेलीगेटेड अथॉरिटी एट, जो आप किसी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे देते हैं कि ऑन योर ओन यू कैन मेक डिसीजंस एंड प्रिंसिपल्स ऑन in the best interest of state and nation. So this is all about the two basic concepts of political science, power and authority. बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पावर अथॉरिटी का वर्ड अपनी डेली लाइफ में, लेकिन जो एक छोटा सा दोनों में डिफरेंस था वो आज हमने डिस्कस किया है. आई होप आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों कॉन्सेप्ट की. स्टिल कोई आपका इससे रिलेटेड सवाल हो तो प्लीज़ डू आस्क मी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.